वेलकम ऑल। कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे डिसेबिलिटी को। डिसेबिलिटी हालांकि हमने पहले भी इसके टॉपिक्स करे हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी को, डिफरेंट टाइप्स उसकी, लेकिन आज हम डिसेबिलिटी कितने टाइप्स की हो सकती है, जो उसकी बची हुई टाइप्स थी वो भी हम करेंगे। तो डिसेबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। डिसेबिलिटी होती है डिस प्लस एबिलिटी, दो वर्ड से मिलकर बनी है। एबिलिटी मतलब किसी काम को कर सकना और डिसेबिलिटी मतलब असमर्थता, किसी काम को ना कर सकना। ये फिजिकली भी हो सकती है, मेंटली भी, मतलब हम फिजिकली भी असक्षम हो सकते हैं किसी काम को करने के, और मेंटली भी। और मेंटली में भी जैसे आईक्यू भी कम हो सकता है या कोई बीमारी की वजह से भी कम हो सकती है। मेंटली आईक्यू कम होना यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या मेंटल रिटार्डेशन, ये हम पहले ही पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। और जो राइट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, उसके अनुसार डिसेबिलिटी कितने टाइप की हो सकती है। 21 तरह की डिसेबिलिटी हो सकती है, लेकिन हम एजुकेशन के पर्पस के लिए मेन 5 एरियाज में इनको डिवाइड करते हैं। जैसे कि पहली डिसेबिलिटी आती है विजुअल इंपेयरमेंट या विजुअल डिसेबिलिटी। विजुअल मतलब दिखाई देने वाली, इंपेयरमेंट मतलब प्रॉब्लम। तो विजुअल इंपेयरमेंट में क्या होता है कि या तो कंप्लीटली ब्लाइंड होते हैं या विजन लो होता है, मतलब कि आईसाइट हमारी कमजोर हो जाती है। अमेरिकन फाउंडेशन ने डिफाइन किया है विजुअल इंपेयरमेंट को 2 तरीके से। एक तो ब्लाइंड, अब ब्लाइंड तो हम किसी को भी कह सकते हैं कि इसको दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके लिए एक प्रॉपर क्राइटेरिया होना चाहिए। तो अमेरिकन फाउंडेशन ने कैसे कैटेगराइज किया है, ब्लाइंड चाइल्ड हु हैज साइट एडजस्टमेंट कैपेसिटी ऑफ 20/200 स्नेलन। और ये स्नेलन क्या होता है, स्नेलन चार्ट आपने देखा होगा आई स्पेशलिस्ट के यहाँ, आपको यहाँ साइड में पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है। और लो विजन, लो विजन कौन से चाइल्ड होते हैं जिनकी साइट एडजस्टमेंट कैपेसिटी 20/70 स्नेलन से लेकर के 20/200 स्नेलन के बीच में होती है। तो विजुअली इंपेयर जो चाइल्ड होते हैं, इनकी अर्ली डायग्नोज या फिर जितनी जल्दी मतलब पता लग जाए वो, उनको फिर हम करेक्ट कर सकते हैं। और करेक्ट इन द सेंस कि जो भी पॉसिबल उपचार उनका हो सकता है वो हम करते हैं। और फिर एजुकेशन जो होती है उनकी, हम क्योंकि मेनली एजुकेशन से डील कर रहे हैं, तो हमें ये देखना होगा कि एजुकेशन फॉर विजुअली इंपेयर्ड किस तरीके की रहेगी। मेक श्योर टू गिव देम ए फ्रंट सीट इन द क्लासरूम। अगर किसी बच्चे को कम सुनाई देता है या बिल्कुल ब्लाइंड है, क्योंकि उसकी क्या होगी, सुनने की जो शक्ति होगी वो उसको ज्यादा यूज करके और मैक्सिमम यूज करके फिर चीजों को समझेगा, इसलिए हमें उनको फ्रंट सीट देनी चाहिए। द क्लासरूम शुड हैव प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ लाइट्स, लाइट्स जो है प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि उसको कम भी दिखाई देता है तो लाइट पूरी होगी तो उसको देखने में आसानी रहेगी। फॉन्ट्स ऑफ बुक शुड बी बोल्ड और डार्क। जो लो विजन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फॉन्ट, अक्षर का जो फॉन्ट होता है या जो साइज होता है वो भी बड़ा होना चाहिए ताकि उसको क्लियर दिखाई दे, और डार्क होना चाहिए, जितना डार्क अक्षर होगा वो उसको सही रहेगा। अ मैग्नीफाइंग ग्लास कैन बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, बड़ा करके चीजों को जिससे देखा जा सकता है वो दिया जा सकता है स्टूडेंट्स को, ताकि उनको आराम से दिखाई दे। ब्रेल शुड बी यूज टू टीच ब्लाइंड स्टूडेंट्स, जो कंप्लीटली देख नहीं सकते उनके लिए और कोई चारा नहीं होता, उनके लिए ब्रेले ही ऐसी विधि है जिससे वो पढ़ सकते हैं। क्या होता है एक्चुअली, ब्रेले मशीन में उभरे हुए अक्षर होते हैं डॉट्स की फॉर्म में, डिफरेंट डॉट्स होती हैं, और उन्हीं डॉट्स से ही अक्षर और शब्द बनते हैं, और उन्हीं को ही हाथों से फील करके वो उनको रीड करते हैं। तो नेक्स्ट हमारी आती है इंपेयरमेंट या डिसेबिलिटी, हियरिंग इंपेयरमेंट। हियरिंग मतलब सुनाई देना। अगर सुनाई देने में कोई दिक्कत है तो उसको हम हियरिंग डिसेबिलिटी बोलेंगे। ये भी 2 तरीके की, कंप्लीटली डेफ और दूसरा होता है पार्शियल हियरिंग लॉस।
कंप्लीटली जो डेफ स्टूडेंट्स होते हैं उनका हियरिंग लॉस लेवल 90 डेसिबल या उससे ज्यादा होता है, यानी उनको हम, जिनका 90 डेसिबल से ज्यादा होगा उनको हम कंप्लीटली डेफ में रखेंगे। और ऐसे स्टूडेंट्स जो होते हैं बिना किसी हियरिंग एड के कुछ भी इनको सुनाई नहीं देता। दूसरा जो पार्शियल मतलब कुछ सुनाई देता है, पार्शियल हियरिंग लॉस वाले स्टूडेंट्स होते हैं या बच्चे होते हैं, इनको जो हियरिंग लॉस होता है कम होता है। एक्चुअली क्या होता है, इनमें ज्यादातर न्यूरल प्रॉब्लम होती है, सेंसरी न्यूरल प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपको पता है कानों से हमें सुनाई देता है, लेकिन उसके सुनाई देने के लिए हमारे ब्रेन तक मैसेज जाना भी जरूरी है नर्व्स के थ्रू। अगर हमारी आईज हैं वो हमारी ठीक फंक्शन कर रही हैं, ईयर है ठीक फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन ब्रेन तक मैसेज ही नहीं जा रहा नर्व के थ्रू, तो वहां हमारे को दिक्कत हो सकती है। तो पार्शियल हियरिंग लॉस में ज्यादा केसेस में सेंसरी न्यूरल दिक्कत होती है, और इनमें जो नर्व्स में सिग्नल्स में ब्लॉकेज हो जाती है तो क्लैरिटी ऑफ साउंड नहीं आ पाती। तो दो भी लॉसेज है, हियरिंग लॉसेज हो या विजुअल लॉसेज हो, जितनी जल्दी डायग्नोज होगा और जितनी जल्दी हम उनकी मैनेजमेंट कर पाएंगे उतना अच्छा, क्योंकि ज्यादातर केसेस में इनके ठीक होने के चांसेस कम होते हैं जो परमानेंट हियरिंग लॉसेज या इस साइड की दिक्कत होती है। एजुकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड के क्या हम एजुकेशन में कर सकते हैं? Hearing aids are designed to simplify the process of listening aids must be available for the child। जो hearing aids है प्रोसेस, लर्निंग के प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए होनी चाहिए, आवाज को वो तेज कर देती है। वी मस्ट टीच देम यूजिंग साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज की हेल्प से उनको हम पढ़ा सकते हैं। बहुत सारी बॉडी मूवमेंट्स की हेल्प से भी उनको कम्युनिकेट करना हम सिखा सकते हैं। ऑडियो विजुअल मटेरियल कैन बी यूज्ड, इनके लिए ऑडियो विजुअल मटेरियल्स को यूज किया जा सकता है, ताकि क्योंकि इनको सुनाई नहीं देता लेकिन ये देख तो सकते हैं, तो देख करके चीजों को ये अच्छे से समझते हैं। तो जितनी ज्यादा विजुअल जो है एड्स इनके सामने हमें प्रेजेंट करनी चाहिए, ताकि वो चीज को, कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाए। जिनकी जो सेंस कमजोर होती है उससे दूसरी सेंस को हम यूज करके, ज्यादा एक्स्ट्रा यूज करके उनको हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अच्छे से बेनिफिट दे सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया जिनको आईसाइट में दिक्कत होती है, जिनको दिखाई नहीं देता, उनके लिए हम फील का, टच का फील जो टच का जो फील होता है वो करवा सकते हैं। जैसे कोई चीज ठंडी है, गर्म है, स्पर्श करके उनको चीजों को टच करके, सख्त है या मुलायम है, तो इनको इस तरीके से हम लर्निंग उनकी बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिसेबिलिटी जो हमारी आती है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर मतलब लोकोमोशन से रिलेटेड, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत। डिसेबिलिटी ऑफ बोन्स, जॉइंट्स या मसल्स लीडिंग टू सब्सटेंशियल रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ लिम्स और अ यूजुअल फॉर्म ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। तो इसमें क्या होता है, मूवमेंट का मतलब होता है हिलना डुलना, और लोकोमोशन एक जगह से दूसरी जगह आना जाना। तो हड्डियों में या जॉइंट्स में या मसल्स में दिक्कत की वजह से ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो सकती है। सेरेब्रल पाल्सी भी, सेरेब्रल पाल्सी क्या होती है, एक्चुअली ग्रुप ऑफ मूवमेंट डिसऑर्डर होता है। ये पुअर कोऑर्डिनेशन की वजह से होता है, मतलब बॉडी पार्ट्स में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, जिससे मूवमेंट में दिक्कत होती है। सम कॉमन कंडीशन गिविंग रेज टू लोकोमोटर डिसेबिलिटी, पोलियो जिसको हम कहते हैं, पोलियो माइलिटिस को हम कॉमन लैंग्वेज में पोलियो बोल देते हैं, सेरेब्रल पाल्सी, एम्पुटेशन, इंजरी ऑफ स्पाइन, हेड, सॉफ्ट टिश्यू और फ्रैक्चर्स या मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज, इनकी वजह से भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान में मूव नहीं कर सकते। लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर ये आता है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि
नर्व्स में कोई दिक्कत होने से या मसल्स या बोन की दिक्कत होने से जो है हमारी मोटर एक्टिविटीज में परेशानी आ सकती है। मोटर एक्टिविटीज वही होती है जो नर्व्स के और मसल्स के कोऑर्डिनेशन से और बोन्स में बीच में हेल्प करती हैं। तो इन सब चीजों के कोऑर्डिनेशन से ही हम मूवमेंट हमारी या लोकोमोशन पॉसिबल हो पाती है। और अगर इन चीजों में कोई दिक्कत आ जाती है तो फिर हम लोकोमोट नहीं कर सकते जगह से दूसरी जगह में। तो न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो या मसल और बोन रिलेटेड। तीसरा है अ कॉन्जेनिटल मेलफॉर्मेशन। कॉन्जेनिटल का मतलब होता है बाय बर्थ, मतलब बर्थ से पहले ही कोई ऐसी दिक्कत हो, जैसे कोई ऐसी ड्रग ले ली गई हो, कोई टॉक्सिन इफेक्ट हो, कोई मेडिसिन वगैरह हो, तो उसकी वजह से लोकोमोशन में जो भी हमारे सिस्टम है उसमें कोई दिक्कत आ गई हो और लोकोमोशन में हमारे प्रॉब्लम आ सकती है या डिसेबिलिटी हो सकती है। इनकी एजुकेशन के लिए क्या कर सकते हैं हम लोकोमोटर डिसेबिलिटी से जो भी पीड़ित हैं, दे शुड बी इन रेगुलर क्लासेस विद अ नॉर्मल चाइल्ड, क्योंकि इनको सिर्फ लोकोमोशन की दिक्कत है, दिखाई या सुनाई इनको नॉर्मल देता है, तो इनको रेगुलर क्लास में एडजस्ट किया जा सकता है। वेरियस एसेसरीज फॉर दीज किड्स आर वेरी हेल्पफुल एज व्हील चेयर्स, जैसे कि व्हील चेयर्स होती हैं इनके लिए, बस इनको क्योंकि आने जाने की दिक्कत होती है तो व्हील चेयर पे आराम से बैठ के ये आ जा सकते हैं। और कई चीजें ऐसी रखी जा सकती हैं, जैसे आपने देखा भी होगा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह नॉन स्किडी हो, नॉन स्लिपरी हो, बार्स रोड्स वगैरह लगी होनी चाहिए। और भी कई सारी आप देखते हैं पब्लिक प्लेसेस पे आजकल या टॉयलेट्स वगैरह में इन लोग के लिए रैम्प्स और काफी सारे और प्रावधान भी हैं। नेक्स्ट है द टीचर ऑल्सो शुड पे अटेंशन टू डेवलप सोशल, इमोशनल एंड फिजिकल स्किल्स। इन लोग के फिजिकल और इमोशनल और सोशल स्किल्स के लिए भी टीचर्स को काम करना चाहिए। दे मस्ट बी ट्रेन्ड इन मोटर स्किल्स। इनको मोटर स्किल्स का भी एक्सरसाइजेस वगैरह करानी चाहिए ताकि ये अपनी जिंदगी आराम से गुजार पाए। तो ये तो सारे थे हमारे। तो आज हमने हियरिंग, विजुअल और लोकोमोटर डिसेबिलिटीज की। इसके अलावा हमने मेंटल रिटार्डेशन, लर्निंग डिसेबिलिटी ये पहले करा हुआ है हमने। और लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर ही ADHD का नाम मैंने लिया था, उसको थोड़ा सा और बता देती हूँ मैं, क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि सारा जो भी अगर एक एक टॉपिक भी है, एक एक लाइन का भी जो भी कुछ बनता है, मैं आपको सारा ही करवाऊं, कुछ ऐसा ना रहे कि पेपर में आए और आपको ना आता हो। तो ADHD होता क्या है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें बच्चे को फोकस बनाए रखने में, मतलब अटेंशन देने में एक जगह पे दिक्कत होती है। बच्चा काफी देर तक मतलब एक ही जगह पे फोकस नहीं रख सकता, बार बार उसका ध्यान भटकता है। ऐसे चाइल्ड जो होते हैं हाइपर एक्टिव होते हैं, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि ये बच्चा थोड़ी देर भी एक जगह नहीं बैठ सकता, कभी कोई शरारत कभी कोई शरारत। तो हाइपर एक्टिविटी भी इसका एक सिम्टम है, लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर ही आता है। इसके अलावा और कौन कौन सी डिसेबिलिटीज हो सकती हैं? स्टटरिंग एक बहुत कॉमन आपने सुनी हुई डिसेबिलिटी है, हकलाना जिसको कि हम आम भाषा में बोलते हैं। इसमें जो चाइल्ड है वो अक्षर या शब्द को कई बार रिपीट करता है, एक ही उस पे अटक जाता है। और उसके अलावा ऑटिज्म, ऑटिज्म को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहते हैं। स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कई सारी डिसऑर्डर्स शामिल होते हैं और इसमें ब्रेन में कोई दिक्कत की वजह से कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम आती है। कम्युनिकेशन में कैसे? मतलब अपनी बात दूसरों को समझाने में और दूसरों की बात खुद समझने में। अब जो बच्चा अपनी बात को दूसरों को नहीं समझा पा रहा या दूसरों की बात खुद नहीं समझ पा रहा, तो वो कम्युनिकेशन में खींच जाता है, मतलब उसको फ्रस्ट्रेशन होती है। ऐसे बच्चे सोशल कम होते हैं। रीजंस क्या हो सकते हैं इसके? जैसे मैंने और इनमें बताया लर्निंग डिसेबिलिटी में कि हेरिडिटी हो सकती है या अन्य कई बर्थ से पहले कोई दवाई या कोई इस टाइप की जो चीजें हो सकती हैं, ये इसके रीजंस हो सकते हैं। और ये जैसे डिसलेक्सिया है वो ताउम्र रहती है ना, लेकिन इन चीजों को हम मैनेज कर सकते हैं।
मतलब ये नहीं है कि किसी एज पे आके ठीक हो जाएगी, जैसे डिसलेक्सिया होता है कम ज्यादा सिम्टम शो करते हैं, लेकिन रहती ये सारी चीजें हैं, सारी जो डिसेबिलिटी है पूरी उम्र रहती है। हाँ ये है कि हम इनको मैनेज कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से। और आज का सवाल, आज मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रही हूँ जिसका आप मुझे जवाब कमेंट्स में जरूर देना। ऐसी कौन सी मूवी है जिसमें ऑटिज्म का शिकार, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का शिकार शाहरुख खान होते हैं? हाँ जी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। कमेंट्स में बताना ना भूलें। ओके।